हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस कोविड सिचुएशन में सभी की फैमिली सेफ़ हो, यही आशा करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले HVAC डिज़ाइन, और आज से मैं HVAC डिज़ाइन के बारे में जितने भी वीडियोस बना सकता हूँ मैं बनाऊँगा, और HVAC डिज़ाइन में मुझे जो भी आता है मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। HVAC में सबसे पहली चीज़ होती है हीट लोड। तो जिन लोगों को HVAC डिज़ाइन में अगर कुछ सीखना है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं HVAC डिज़ाइन में, वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं HVAC डिज़ाइन में काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हीट लोड। सबसे पहली चीज़ जो कि हीट लोड, इट्स अ बेस ऑफ वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन वी डिज़ाइन इन HVAC। तो HVAC डिज़ाइन में हीट लोड का ये फॉर्मेट आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप ये फॉर्मेट कैरियर हैंडबुक में देख सकते हैं, एशरे सब में ये मिल जाएगा फॉर्मेट। तो हीट लोड में बेसिक चीज़ें जो होती है वो ये होती है कि एक फॉर्मेट होता है, ये इसमें इंफॉर्मेशन हमें भरना देती है। और इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी रहती है, ऑटोकेट का आना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें एरिया जो है वो ऑटोकेट में निकालना रहता है। तो अभी वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। ऑटोकेट का भी एक सेशन मैं पूरा बनाऊंगा कि ऑटोकेट में कमांड्स कैसे हम चलाते हैं। तो अभी एक ब्रीफ मैं आपको हीट लोड के बारे में दे देता हूँ कि हीट लोड का एक कैसे करते हैं, कैसे वैल्यूज़ डालते हैं, उसके बाद हम पूरा हीट लोड करेंगे एक्चुअल में जैसा होता है। तो ये मेरा हीट लोड का फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट का नाम डालना है जो भी है। उसके बाद जो भी स्पेस हमें डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे या बेडरूम है या कोई ऑफिस है या कोई भी कुछ भी स्पेस हो सकता है, उसका हमें हीट लोड निकालना है। उसके बाद उस स्पेस का एरिया लिखना है। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी जब मैं एक्चुअल हीट लोड आपके सामने करूँगा। तो यहाँ पे सिटी का नाम डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे ये चीज़ जो होती है ये हमारा होता है ग्लास। जो भी एक्सपोज ग्लास होता है, एक्सपोज ग्लास बोले तो जो भी डायरेक्ट सनरेज जिस पे आती है ग्लास पे, हमारे घर में जो विंडोज़ होती है उस पर अगर सनरेज डायरेक्ट आ रही है तो उसको हम एक्सपोज ग्लास बोलते हैं। तो एक्सपोज ग्लास का कुछ फैक्टर्स होते हैं, सन गेन, ये सोलर एसएचजीसी वैल्यूज़, और ये सन गेन जो भी होता है, ये कहाँ से ये वैल्यूज़ आती है, सोलर फैक्टर, ये फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, ये कैसे इनको हम डालते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप अभी एक ब्रीफ के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे जब हीट लोड करते हैं तो उसमें आता क्या क्या है। ये यहाँ पे वॉल्स होती है, ये भी एक्सपोज वॉल होती है। एक्सपोज वॉल बोले तो जो भी सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है, सन रेज जिन पे डायरेक्ट आती है। उसके बाद ये यहाँ पे हमें ग्लास का यू वैल्यूज़ जाना रहता है। यहाँ पे पार्टीशन वॉल क्या होती है, सीलिंग क्या होता है, ये रूफ़ क्या होता है, इसका ये वैल्यूज़, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे। ये पीपल गेंस, ये इंटरनल हीट गेन, ये हमारे बॉडी से कुछ सेंसिबल और लेटेंट हीट निकलती है, वो क्या होती है, वो भी रूम में ऐड होती है। इक्विपमेंट लाइटिंग लोड क्या होता है, इक्विपमेंट लोड क्या होता है, और ये आउटसाइड एयर से भी में भी जो सेंसिबल और लेटेंट हीट आती है वो क्या होता है, वो कैसे ऐड होती है, वो भी बात करेंगे। ये सब इफ़ेक्टिव रूम सेंसिबल हीट क्या होता है, इफ़ेक्टिव रूम सेंसिबल लेटेंट हीट क्या होता है, टोटल हीट क्या होता है। इन टोटल के थ्रू जब हमारा टोटल हीट हो जाता है, ये हमारा हीट लोड TR, ये रेफ्रिजरेशन TR आ जाता है। रेफ्रिजरेशन TR ये आ गया मेरा, ये टोटल डिवाइडेड बाय 12,000 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा हीट लोड। तो सबसे पहले हीट लोड करने से पहले जो भी स्पेस है, जो डेटाज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि आज हम ये डेटाज़ हमें कहाँ मिलते हैं, ये डेटाज़ हम कहाँ से लाए। पहले शीट के बारे में मैं पूरा आपको नॉलेज बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपको जितना अच्छे से समझना है थोड़ा सा आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे वेदर कंडीशन, आउटसाइड कंडीशन, यहाँ पे हमें ये हीट लोड कर रहे हैं हम समर कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे मुझे डालना है, हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे जनरली मेरा ये कौन सा टेम्परेचर लिया हुआ है, तो मेरे पास ये एशरे वेदर डेटा 2014 की बुक से मैंने ये कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे जनरली मैंने दिया हुआ है कि बड़ौदा की कंडीशन ली हुई है, ये 110 और ये 110 दिस इज़ ड्राइबल टेम्परेचर एंड 78 दिस इज़ माय वेटबल टेम्परेचर एंड RH ऑल्सो RH 24 दिया हुआ है। तो हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट जिन लोगों को आता है वो अच्छा है, जिन लोगों को नहीं आता मैं बता देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी दो वैल्यूज़ रहती है तो हमें जो जनरली यहाँ पे ग्रेन्स जो भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटीज़ को बोलते हैं ग्रेन्स पर पाउंड निकालना रहता है। तो ये कैसे निकलता है मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे पास कुछ कैरियर का एक सॉफ्टवेयर है, इसमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 8 पॉइंट, यहाँ पे dB ड्राइबल टेम्परेचर में डालूँगा 110, मतलब इट इज़ द वैल्यू इज़ इन डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम RH भी ले सकते हैं और वेटबल टेम्परेचर भी, हम अभी वेटबल टेम्परेचर लेंगे 78। तो देखिए ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ गई, अभी 24 मेरी RH आ गई, मेरे ये W, ये ह्यूमिडिटी रेशो ग्रेन्स पर पाउंड, ये हमें डालना है ग्रेन्स, ये ह्यूमिडिटी रेशो। जिन लोगों को साइक्रोमेट्रिक चार्ट नहीं आता कृपया वो साइक्रोमेट्रिक ज़रूर देखें। हालांकि मैं साइक्रोमेट्रिक के बारे में भी पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, साइक्रोमेट्रिक के बारे में भी हम पूरा जानेंगे, ऑटोकैड के बारे में जानेंगे। अभी ये आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है पहले आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें लगती है और कौन सी चीज़ों को कैसे सीखना है। तो जस्ट आप पहले इतना ध्यान रखिए कि अभी ये वैल्यूज़ हम कैसे डालते हैं। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई, ये मेरा RH यहाँ पे, ये हमने बुक वो जो एशरे बुक है वहाँ से वेदर ड्राइबल टेम्परेचर और वेटबल टेम्परेचर डाल दिया। अभी मुझे डालना है RH, तो ये ऐसा कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे डालूँगा RH, जो कि RH मेरी 24.1 है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेन्स डालूँगा, विच इज़ ग्रेन्स हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशो जो होता है ये ग्रेन्स पर पाउंड में होता है, तो ये हमारा 93.5। अब ये वैल्यूज़ में भी किसी चार्ट में पाउंड पर पाउंड में भी दिया जा सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि ग्रेन से पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 पाउंड इक्वल टू 7000 ग्रेन्स होती है। तो उन चीज़ों यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है या प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा आप बुक्स पढ़ें, उसमें जो इंजीनियरिंग बुक्स जिन्होंने पढ़ा है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो RSC की बुक ज़रूर देखें। RSC में ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे हमने ग्रेन्स पर पाउंड डाल दिया यहाँ इस चार्ट से, ये RH 93.5 विच इज़ 93.5 ये मैंने डाल दिया। उसके बाद ये रूम कंडीशन हमें डिसाइड करना रहता है, या ये जनरली दिया भी रहता है बहुत सारी बुक्स में कि हमें रूम में टेम्परेचर कितना रखना है, राइट। तो या किसी क्लाइंट्स जो होते हैं वो खुद ही बता देते कि हमें इतना टेम्परेचर चाहिए, जो भी रिकमेंडेड होता है हमें वो बुक्स में देखना रहता है। जनरली हमने यहाँ पे 75 लिया हुआ है, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिन लोगों को पता नहीं है कि 75 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर निकालिए आप, यहाँ पे आप जाइए यूनिट कन्वर्जन, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट डाल दो, 75 कर दो और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने डिज़ाइन किया है 75.2 है। तो हमने यहाँ पे ये रूम डिज़ाइन कर रहे हैं 24 डिग्री टेम्परेचर पे और RH हम 55 ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम RH लिख देते हैं, RH, और यहाँ पे मैंने 75.2 लिया टेम्परेचर और RH हमने ली 55। तो ये हमें ये चीज़ भी यहाँ पे डालनी है
रूम का टेम्परेचर और RH अगर हमने ये ली तो वेटबल टेम्परेचर मेरे पास 64.1 यहाँ पे ये बराबर लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं डालूँगा ग्रेन्स में 72 ये बराबर है। तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। तो आपको जस्ट ये बताना चाहता था कि हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट में वैसे अगर जिनको डिटेल में आता है वो शायद हमारे पास पूरा मैनुअल कैलकुलेशंस भी है, अगर करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो उससे भी निकाल सकते हैं। तो 2 वैल्यू डाली रहती है, ये हमें साइक्रोमेट्रिक पे प्लॉट कर देते हैं। और जो लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट से भी निकाल सकते हैं, ये जनरली चार्ट है मेरे पास, एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, इसके थ्रू भी यहाँ पे भी जिसके पास चार्ट है वो मैनुअली भी निकाल सकता है। तो हमने यहाँ पे अभी निकाल दिया है चार्ट से ये वैल्यूज़ निकाल दिए। तो अभी हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ पे रूम का ग्रेन्स और आउटसाइड कंडीशन का ग्रेन्स दोनों हमारे पास डिफरेंस आ गया। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है ये वैल्यूज़ कहाँ से आई। ये होता है सन गेन, ये फैक्टर होता है सोलर गेन कोफिशिएंट SGC। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकालते हैं। एक्चुअली ये दिया रहता है कि किसी भी ग्लास वाले वेंडर से आप देखेंगे तो ये वैल्यूज़ सोलर हीट गेन कोफिशिएंट यहाँ पे U वैल्यूज़ और सोलर हीट गेन कोफिशिएंट दोनों दिया हुआ है। U वैल्यूज़ BTU में, ये U वैल्यू और ये रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ये सभी दिया हुआ है। सोलर शेडिंग कोफिशिएंट, ये सोलर हीट गेन कोफिशिएंट, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये वैल्यू कहाँ से लिया मैंने। तो ये हमारे किसी भी ग्लास मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ पता चल जाएगी सोलर हीट गेन कोफिशिएंट, या आप बुक्स में भी देख सकते हैं विश्रे वेदर डेटा या ग्लास मैन्युफैक्चरर। अगला ये U वैल्यूज़, हमने समर डे टाइम का U वैल्यूज़ लिया हुआ है 0.27, जो कि ग्लास में यहाँ पर मैंने डाला हुआ है 0.27 ये वैल्यू। और ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लिया वो आपको मैं बताता हूँ। ये वैल्यूज़ के लिए जनरली हमें विश्रे वेदर डेटा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको बुक का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये जनरली डेटा लेने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो बिल्डिंग का जो भी लेटीट्यूड क्या है। तो ये लेटीट्यूड हमें पता चलेगा जहाँ पे टेम्परेचर हमने देखा था, टेम्परेचर सपोज़ बड़ौदा का देखा हुआ था तो यहाँ पे 22 ये लेटीट्यूड इसमें दिया रहता है, कितने डिग्री नॉर्थ है, कितने डिग्री तो यहाँ पे ये डिग्री नॉर्थ है, लेटीट्यूड डिग्री नॉर्थ में दिया हुआ है। और यहाँ पे बड़ौदा का अगर देखा जाए तो 22.2 है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो आपको शीट अभी बताई थी मैंने वडोदरा का अगर देखेंगे, आपको फिर से बता देता हूँ एक बार जूम करके। आई थिंक कि ये PDF में दिखता नहीं है, माउस का प्रॉब्लम है, कर्सर मेरा जा नहीं रहा है वहाँ पे। ये रहा मेरा वडोदरा, ये वडोदरा मेरी जो है ये सिटी है। ये 22.2 जो आपको दिख रहा होगा ये मेरा लेटीट्यूड है, आपको मैं बता देता हूँ। ये लेटीट्यूड नॉर्थ डिग्री। अभी इसके बाद हम जाएंगे इस वाली सीट पे, टेबल 10 जो दिया हुआ है, हमें 10
हमें 11 पे जाना है, टेबल 11 पे, बिकॉज़ हमारा लेटीट्यूड 22 है, तो ये 20 से ऊपर है, तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन ली हुई है जुलाई 23 की ली हुई है, अगर देखा जाए तो ये आप देखेंगे तो मेरी शीट में ये जुलाई 23 और एंड मई के बीच का ये दिया हुआ है। ये आपको 23 जो दिख रहा होगा मार्क किया हुआ, ये हमने 4 बजे की कंडीशन ली हुई है, 4 बजे की 4 PM दिन की, क्योंकि उस टाइम पे दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे ये रहता है। तो जनरली यहाँ हम 4 बजे की कंडीशन लेते हैं। आपको मानसून में अलग हो सकती है, आप विंटर में अलग होगी, बिकॉज़ विंटर में ये सब हमें देखना पड़ेगा कि अगर अलग अलग सीज़न के लिए कर रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज होगी। तो हमें अभी समर के लिए कर रहे हैं तो हमें ये 23.23 ये वाला हमने 4 बजे की कंडीशन लिया। तो ये वाली हर एक नॉर्थ में, ईस्ट में, ये हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ली हुई है। अभी जैसे नॉर्थ का 23 है, अभी जैसे नॉर्थ का हम 23 है, तो यहाँ पे बुक्स में जाएंगे, ये बुक में जाएंगे तो ये नॉर्थ का 23 है, नॉर्थ ईस्ट का ये 12 है। तो ये पूरी वैल्यूज़ आप देखेंगे तो ये यहाँ से आती है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन वॉल्स का यू वैल्यू इम्पोर्टेंट होता है, तो वॉल का ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस बता। हाँ फ्रेंड्स, तो ये मेरा ETD कैलकुलेशन का सीट है, जो कि मैं आपको सेपरेट शीट में बताना चाहता था। तो एक्चुअल में ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि वॉल का वेट। सबसे पहले वॉल का वेट कैसे निकालते हैं। वॉल का वेट निकालने के लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि जैसे ये ब्रिक्स होती है, या यहाँ पे AC ब्लॉक लिया हुआ है, तो उसका डेंसिटी दिया हुआ है kg पर क्यूबिक मीटर में, और उसका थिकनेस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने इसका, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, kg पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये 128 आया, तो इसको kg पर मीटर स्क्वायर को मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अभी ये जो वैल्यू आई है मेरी 26, ये ऐसे आई है। तो जनरली मैक्सिमम जो लोगों की प्रैक्टिस होती है वो ऐसा होता है कि मैं आपको बुक में बताना चाहूँगा। ये ईश्वरी बुक है जिसमें दिया हुआ है बिल्डिंग का पूरा जो भी वेट ऑफ द वॉल, ये वेट ऑफ द वॉल, ये आपको दिख रहा होगा वेट ऑफ द वॉल। तो मैक्सिमम लोगों की प्रैक्टिस होती है 100 पाउंड का वॉल लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा वॉल जो एक्चुअल आ रहा है वो 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पे अभी 20 पाउंड पर स्क्वायर फीट वाला वॉल लेंगे। और यहाँ पे मैं 4 बजे की कंडीशन लूँगा। तो अभी आप देखेंगे ये जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, तो ये हमने इसमें सब में जो 4 बजे की कंडीशन लेंगे, और 100 पाउंड का जो 20 पाउंड वाला जो वैल्यू रहेगा 4 बजे की कंडीशन में हम वो लेंगे, और उसको हम डालेंगे कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा भी ये जो ETD टेम्परेचर डिफरेंस है, ये यहाँ पे मैंने हर एक डायरेक्शन जो भी नॉर्थ में जो वैल्यू आ रही है 4 बजे की, नॉर्थ ईस्ट में जो भी वैल्यू आ रही है, ये मैंने सब में यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है। आपको शायद दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन। ये ETD वाला कॉलम जो है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जो कि ETD वाला जो है, उसके बाद करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए ऐसी टेबल में अगला टेबल दिया हुआ है, करेक्शन बुक में दिया हुआ है। इसी बुक में करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए एक्चुअल में जो होता है नहीं होगा, सॉरी, इनका एक्चुअली मैंने क्या किया है, इनका सबका कॉपी कर लिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस जो टेबल 22 है इशरे 2014 में,
कंडीशन एक्सपोज नहीं, ये रूफ़ का एक्चुअल में देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट करेक्शन फैक्टर टेम्परेचर जो है ये वॉल का है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आउटडोर डिज़ाइन टेम्परेचर 4 आपको थोड़ा दिखेगा ये टेम्परेचर। आउटडोर डिज़ाइन 4 मंथ एट 3 PM रूम टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर। तो ये इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड कंडीशन एंड इनसाइड रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर ये आप हीट लोड शीट में देखेंगे तो ये यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर डिफरेंस लिया हुआ है, और ETD कैलकुलेशन शीट में भी यहाँ पे हमने निकाला हुआ है रूम टेम्परेचर डिफरेंस। आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये है रूम टेम्परेचर डिफरेंस। ये मैंने टेम्परेचर लिया है, ये रूम टेम्परेचर डिफरेंस तो मेरा मैं 34 कुछ पॉइंट क्लोज टू 35 आ रहा है। तो ये वैल्यू ले ली मैंने। ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू उसके बाद में हम जाएंगे ये 26 जो डेली रेंज जो मेरी है 26 है, विच इज़ आपको ये दिखेगा 26 कैसे है ये डेली रेंज। आप टेम्परेचर हमने टेम्परेचर वेदर कंडीशन में देखा था। ये डेली रेंज अगर वडोदरा की हम देखेंगे, वडोदरा ये वडोदरा की देखेंगे टेम्परेचर कंडीशन। तो ये वडोदरा की मैंने देखी, ये टेम्परेचर 22 ये वडोदरा सिटी की ये 22 और 26 जो है ये मेरा दिस इज़ मैं डेली रेंज आप देखेंगे ऊपर जाके, ये डेली रेंज, दिस इज़ डेली रेंज में मैं गया तो डेली रेंज। तो अभी हम जो बात कर रहे थे करेक्शन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो ये डेली रेंज कहाँ से आई आपको पता चल गया होगा। वापस से हम करेक्शन फैक्टर वाली शीट में जाएंगे, दैट इज़ ये करेक्शन फैक्टर सम टाइम दिस फॉर ये जो मेरी कंडीशन आ गई है मेरी जो ये 26 अभी 26 एंड 35 विच इज़ इन दोनों का डिफरेंस ये जो मेरा आ रहा है दैट इज़ 17। तो ये जो वैल्यू आपको पता चलेगी शायद ये वैल्यूज़ जो मेरी है दैट इज़ 17। ये मेरी जो वैल्यू है 17, ये सभी में आप देखेंगे करेक्शन फैक्टर। तो ये करेक्शन फैक्टर जो है मेरा ये सब में आ गया है 17। हमने 17 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, पुट कर दिया ये 17। अभी करेक्टेड वैल्यू अभी इन 17 अभी 31 प्लस 14 प्लस इन सब का हम समेशन कर देंगे। तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो मैं ये डालूँगा, दैट इज़ माई इक्विवेलेंट टेम्परेचर वैल्यू जो कि हमें हीट लोड शीट में यहाँ पे डालना है। दैट इज़ आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि ये वैल्यू कैसे डालते हैं। दिस इज़ हाउ इट कम्स आउट। ये तो इसी तरीके से मानसून का भी हम निकाल लेंगे। मानसून का ITD वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि 4 बजे की कंडीशन है तो मानसून कौन से महीने में रहता है आपको मैं बता देता हूँ। इसका अभी यूज़ नहीं है, बट इट मस्ट बी न्यू नॉलेज। ये तो भी ग्लास का हो गया अभी। आपको सारे मंथ्स का आना चाहिए। जो हमने जहाँ से समर का लिया था वैल्यू, ये जो 100 पाउंड्स की वॉल है यहीं से हम
ये 4 बजे की कंडीशन ली है मैंने समर की, तो 4 बजे के हम मानसून का भी ले लेंगे। और जब हम विंटर का करेंगे तो विंटर में हमें ध्यान रखना है कि विंटर में सबसे ज़्यादा गर्मी अगर देखा जाए तो सुबह मतलब कोल्डेस्ट टाइम सवेरे रहता है। हम विंटर में एक्चुअली हम डिज़ाइन करते हैं हीटिंग के लिए, तो हमें हीटिंग जो कोल्डेस्ट टाइम लेना रहता है वो सुबह का लेना रहेगा। तो मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट the coldest temperature for winter, and for monsoon we can take the same temperature, that is 4 pm। ये 4 pm का आपको दिख रहा होगा, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये मेरा कैसे आया ये हो गया, पता चल गया। अभी ये मानसून के लिए कैसे निकालते हैं, मानसून के लिए ये वैल्यूज़ आ गई मेरी। और करेक्शन टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। करेक्शन टेम्परेचर के लिए मैं फिर से वहीं पे जाऊँगा। करेक्शन डेली रेंज मेरा सेम रहेगा। मेरा आउटडोर टेम्परेचर और जो मानसून का टेम्परेचर रहेगा, ये मानसून का मेरा टेम्परेचर मैंने निकाला है तो इसका डिफरेंस है मेरे पास 12.78, राइट। तो इस तरीके से मतलब द सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर द मानसून। ये मानसून का वेदर कंडीशन, राइट। ये विंटर का मतलब आप ये इस तरीके से सभी हर एक वेदर का कंसिडर कर सकते हो। आपको मैंने एक वेदर का बता दिया है, तो इस तरीके से अभी हम समर का निकाल रहे हैं, इसलिए हम समर की बात करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा यू वैल्यूज़ की। तो यू वैल्यूज़ का मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, यू वैल्यू। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया हुआ है। ये वॉल का इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस करना हमें सीख लिया है। अभी आपको एक चीज़ बताना रहेगी, ये अभी रूफ़ का भी इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसका भी, और यू वैल्यू, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ये रूफ़ का था दिस इज़ फॉर रूफ़। ये तो ये अभी 72, दिस इज़ वेट ऑफ वॉल। ये वेट वॉल का कैसा आया, अभी इसका हमें देखना है कि ये नीचे मैंने दिया हुआ है कि ये डेंसिटी है आरसीसी स्लैब की, ये डेंसिटी है। डेंसिटी के थ्रू हमने इसका थिकनेस कुछ 150 हम कंसिडर कर रहे हैं अभी इस प्रोजेक्ट में। तो डेंसिटी और इसका थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसको हमने पाउंड पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्जन फैक्टर आपको आना चाहिए, राइट। तो ये मेरा 72.19 ये मेरा रूफ़ का वेट आया। देन हमने ये रूफ़ एंड वॉल, यहाँ पे वॉल एंड रूफ़ का दोनों का लिखना पड़ेगा, रूफ़ दोनों का हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस ईटीडी कैलकुलेशन, ये इसका अभी देखना पड़ेगा हमें। तो ये कहाँ पे है, ये एक्चुअली ये करेक्शन फैक्टर के ऊपर ही एक टेबल आती है, दैट इज़ फॉर, आपको ये दिखेगा ये रूफ़ के लिए, ये रूफ़ फॉर रूफ शेडेड रूफ और सन, ये सनलिट एंड फॉर डार्क कलर्ड, प्लस ये अलग अलग टाइप के बेस्ड ऑन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आउटडोर टेम्परेचर फॉर और कांस्टेंट 80 डिग्री रूम टेम्परेचर, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट डेली रेंज, 24 आवर ऑपरेशन, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हमने वेट ऑफ वॉल का लिया था, यहाँ पे नहीं, ये रूफ का नहीं है, ये एक्चुअली वॉल का है, सनलाइट वॉल जाए, ये वेट ऑफ वॉल शेडेड रूफ, सनलाइट शेडेड रूफ 80। तो इसका हमने 80, ये जो है ना, ये यहाँ पे हम 80 का देखेंगे। ये एक्चुअली रूफ़ का है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूफ़ का। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्शन फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 72। तो हम यहाँ पे 80 का ये देखेंगे, 80 वाली वॉल का 4 बजे की कंडीशन में ये 32 आया। तो 32 मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू ले लिया 32, ये आपको दिखेगा 32, दैट इज़ दिस। इसके बाद हमारा जो करेक्शन फैक्टर टेम्परेचर है
इसका ये जो डेली रेंज से हमने निकाला था वो विल रिमेन सेम, ये वाला 34 पॉइंट कुछ था, और ये मेरा आपको दिखेगा ये 35, ये 17 और ये 26 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा जो था डेली रेंज था। डेली रेंज के बाद ये मेरा आया ये दिस वन, राइट। तो ये आया सेम ये। उसके बाद आएंगे 17, ये टोटल मेरा डाल दिया, ये वैल्यू मेरा यहाँ पे हमारी आ गई है। रूफ का ये वैल्यू कैसे आया 49, ये हमें पता चला। अभी नेक्स्ट अब हम यू वैल्यू स्टार्ट करेंगे कि ये वॉल का यू वैल्यू, हमने ग्लास का यू वैल्यू देख लिया हुआ है अभी, सॉरी ग्लास का यू वैल्यू हमने देख चुके हैं कि ये ग्लास का यू वैल्यू हमें कैसे मिलता है। अभी वॉल का यू वैल्यू एंड रूफ का यू वैल्यू ये कैसे करते हैं हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ। पहले सबसे पहले ये वॉल का हम यू वैल्यू देखेंगे। तो वॉल के यू वैल्यू में जनरली वॉल अलग अलग टाइप की बनती है। जैसे अभी ये AAC ब्लॉक है, यहाँ पे AAC ब्लॉक की जगह हो सकता है ब्रिक भी हो। जैसे ईट जो होती है वो कुछ 9 mm जो भी, जैसे अभी हमने AAC ब्लॉक 200 mm का कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो अभी उसका डेंसिटी कुछ है, ये डेंसिटी तो हमने उसका वेट निकालने के लिए लिया था। अभी हर एक मटेरियल का आपको ये समझना है कि जो भी मटेरियल है उसका कंडक्टिविटी हमें पता होना चाहिए। अगर कंडक्टिविटी पता है तो हम उसका थिकनेस जो भी है, हम अपनी थिकनेस हमें कितना लेना है या कितना लिया गया है जो भी प्रोजेक्ट्स में, तो उसके हिसाब से थिकनेस आ गई। और उसके बाद ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया। ये चीज़ आपको किसी हीट ट्रांसफ़र की बुक में ज़रूर सीखने को मिलेगा। यू वैल्यू कैलकुलेशन आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे पास ये इंजीनियरिंग बुक्स है। तो इसमें इंजीनियरिंग बुक्स के लिए कोई सी भी बुक आप हीट ट्रांसफ़र की पढ़ोगे, मेरे पास ये सेंजल की बुक है। तो ये कंडक्शन में जो है देखेंगे, कंडक्शन वाले कन्वेक्शन, इसके पहले आएगा, कन्वेक्शन के पहले कंडक्शन आएगा। चैप्टर 4 ये कंडक्शन में ज़रूर आपको एक का मिलेगा, हीट ट्रांसफर वैल्यू। आर.के. राजपूत वाली बुक में भी अच्छा दिया हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ये वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। पर मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वी शुड मूव अहेड। देखना पड़ेगा कहाँ पे दिया हुआ है। हीट आया कम, ये है शायद ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस लेयर प्रोपोर्शनल थर्मल रेजिस्टेंस, ये कुछ इसी तरीके से होता है। ये टेम्परेचर इन्फिनिटी टेम्परेचर, ये तो कन्वेक्शन का है शायद। थर्मल रेजिस्टेंस, ये नेटवर्क कैसा होता है, रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन, ये इस तरीके से होता है। जैसे ये वॉल है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वॉल है, इसका ये टेम्परेचर ऑफ इन्फिनिटी जो कि और टेम्परेचर ऑफ वॉल, टेम्परेचर ऑफ, इस तरीके से कुछ टेम्परेचर ड्रॉप होता है वॉल में।
तो यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं, कन्वेक्शन वॉल का रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन टू ये अंदर जो हम ये जो एयर फिल्म ले रहे हैं, दैट इज़ एयर फिल्म, ये हमारा वही होता है कुछ कनेक्शंस, ये आउटसाइड एयर फिल्म दैट इज़ फॉर इसके लिए। तो अभी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, थिकनेस अपॉन डेंसिटी ऐसा कुछ है इसका। ये मेरा ये रेजिस्टेंस रेडिएशन है ये। तो दिस इज हाउ अभी ये यू वैल्यू आप रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, जो कंडक्टिविटी होती है और थिकनेस होती है, थिकनेस और कंडक्टिविटी का रेशो होता है रेजिस्टेंस। तो ये इसी तरीके से आप हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, जो कि आपको ECVC बुक जो होती है उसमें मैक्सिमम मटेरियल्स का मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ये बुक बताता हूँ, ये ECVC, ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ECVC बुक्स। दिस इज़ गुड फॉर पर्सन हु वांट टू रीड। इसमें ये पीछे आप देखेंगे तो हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, आपको हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ये दिस इज़ ये हर एक मटेरियल का यहाँ पे कंडक्टिविटी दिया हुआ है। सॉरी ये नहीं है, ये वाला है। ये इतने सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, टाइल आ रही है, या आपका रूफ़ का होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये वाली लाइन को आप ये टेबल देखेंगे तो ये फॉर्म मतलब ये क्या है, ये बोर्ड है, वुड है, मेटल है, टाइल है, या ग्लास है, ब्लॉक है, हर एक चीज़ का हर एक मटेरियल का आप चेक कर सकते हैं। ब्रिक है, तो जैसे फायर ब्रिक है तो इसका भी दिया हुआ है, येलो किया हुआ है मैंने। तो हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी आप थर्मल कंडक्टिविटी आप यहाँ से ले सकते हैं, और उसका डेंसिटी, जैसे हमने डेंसिटी के थ्रू, जैसे वॉल का डेंसिटी है तो ऐसे AHC ब्लॉक का हमने डेंसिटी निकाला था, तो ये डेंसिटी इसमें दिया हुआ रहता है, तो आप इससे के थ्रू वॉल वेट भी निकाल सकते हैं, राइट। देन अभी हमने ये निकालना सीख लिया। उसके बाद ये आउटसाइड एयर फिल्म, इसका मैं ये डेटा कहाँ से मिला है, तो ये आपको मिलेगा, ये कैरियर हैंडबुक मेरे पास है, ये टेबल नंबर 34 देखेंगे तो आपको उसमें ये वैल्यू दिखेगी, ये वाली, ये एक्चुअली BTU में दिया हुआ है। तो ये वाली वैल्यू जो है आपको कैरियर हैंडबुक में दिखेगी। है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये तो अभी क्लोज कर देता हूँ। ये मैं आपको ये बताने वाला था कि यू वैल्यू में जो है ये ECVC टेबल नहीं, ये टेबल कैरियर हैंडबुक, ये मैंने आप ये एयर 7.5 मीटर पर आवर जो विंड का स्पीड है, ये इसके लिए है, आउटसाइड एयर के लिए, और स्टील एयर के लिए है 0.68। तो 0.68 शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये 0.68 दिस वन एंड 0.25 दिस वन फॉर ये 47 ये 7.5 मीटर पर आवर विंड वेलोसिटी है, और ये स्टील एयर का वेलोसिटी जो है, स्टील एयर का ये जो है 0.68, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता चली, ये कहाँ से। तो हम जो आउटसाइड एयर वेलोसिटी होती है, आउटसाइड का ये 0.25 लेते हैं, तो यहाँ पे इसका एक्चुअली ये दिया हुआ है, BTU में दिया हुआ है, सॉरी ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका, एयर का रेजिस्टेंस। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट पर BTU पर आवर स्क्वायर फीट में दिया हुआ है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले तो ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि BTU टू वॉट क्या होता है।
तो 1 BTU इक्वल टू होता है 5.678 और यहाँ पे हमारा 1 BTU नहीं है, हमारे पास 0.25 BTU में है। मतलब पहले तो हमें इसको ये इन्वर्सली करना पड़ेगा। ये हमारा वॉट में है, थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत हो सकती है आपको। जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ पहले एक कन्वर्जन करके। लेट मी टेल यू, 1 BTU बराबर ये होता है और उसका इन्वर्सली अगर मैं करूँ 1/5.6 तो ये मुझे ये आएगा। अभी उसके बाद मैं 25 इंटू मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो हम वापस कर देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये वाली वैल्यू मैंने रख दी। उसके बाद सीमेंट प्लास्टर वगैरह, ये आपको सारे मटेरियल्स का कंडक्टिविटी ये सब देखना है आपको इस बुक में, आपको ECBC बुक में भी मिल सकता है। सारे मटेरियल्स जो भी आप लेना चाहते हैं ECBC, ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की 2017 की बुक है। ये HVAC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ECBC नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मतलब यू आर इन द गुड साइड, राइट। तो ये हो गया। इस तरीके से मेरा वॉल का यू वैल्यू आई, ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस हुआ। अभी टोटल रेजिस्टेंस के बाद मेरा ये वॉट में है एक्चुअली। अभी पूरा मेरा वैल्यूज़ ये वॉट में अभी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। उसके बाद मैंने ये इसको कर लिया है BTU में कन्वर्ट। तो वी नो दैट 1 BTU इक्वल टू 5.6783। ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको, ये 5.678। तो ये हमारा वैल्यू आ गया वॉल का यू वैल्यू 0.5। ये 0.5 जो है हमने ले लिया। ये 5 पॉइंट ये कैसे आया ये भी हमें पता चल गया। देन रूफ़ का भी यू वैल्यू इसी तरीके से निकलता है। रूफ़ का यू वैल्यू, रूफ़ का यू वैल्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एयर वेलोसिटी इन द सेम वे वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। ये एयर रेजिस्टेंस है, ये इसका ये रूफ़ टाइल इसका कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रूफ़ टाइल का ये है कुछ, ये मैंगरोल, ये रूफ़ टाइल ये आपको मिल जाएगा। इसमें ब्रिक है, रूफ़ है, राइट। तो ये आपको कहीं से भी मतलब आप देखेंगे तो इसमें सब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये जो भी कंडक्टिविटी है इसका कंडक्टिविटी मिल जाएगा। हम अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं, हमारा इसका काम हो गया। ATD कैलकुलेशन आपको पता चल गया कैसे आता है। अभी यू वैल्यू पे कंसंट्रेट करते हैं। यू वैल्यू को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वर्ड्स। तो ये रूफ टाइल का ये कंडक्टिविटी आ गया मेरा। ये कंडक्टिविटी देख लिया, उसके बाद थिकनेस हमारा देख लिया, उसके बाद वाटर। इसमें एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हम रूफ में क्या क्या मटेरियल ले रहे हैं। जैसे हमें इसमें वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है तो इसका डेटा भी जैसे आप देखेंगे तो ये डॉक्टर फिक्सिट से मैंने लिया हुआ है। डॉक्टर फिक्सिट आपको ये सब वेंडर्स होते हैं, इससे इनके थ्रू आपको मिल जाएगा ये डेटा। तो ये कुछ दिया हुआ है उन्होंने, कंडक्टिविटी मटेरियल का दिया होगा इसमें कहीं। तो डेंसिटी दिया हुआ है, ये सीट दिया हुआ, ये जो 0.25 दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर वॉट पर। ये थर्मल कंडक्टिविटी आपको दिखेगा, ये थर्मल कंडक्टिविटी चौथे नंबर का जो पॉइंट है, दिस इज़ फॉर 0.025, राइट।
देन हमको यहाँ पे देखेंगे कि ये हर एक चीज़ में, हर एक मटेरियल का आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हाउ दिस कम्स आउट दिस वैल्यू 0.25 आया। ये आरसीसी स्लैब का भी देख लिया, कंडक्टिविटी ये आपको दिखेगा इसमें, ईसीबीसी बुक में दिखेगा 1.14। ये कंक्रीट ब्लॉक लिया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब डिटेलिंग पता नहीं रहती हमें और हीट लोड हम कर देते हैं। तो एक्चुअल कैलकुलेशन आना चाहिए हमें। ये रूफ टाइल का एक्चुअली आरसीसी स्लैब का जो है 1.14 होता है, और इसका भी इस पर ईसीबीसी ये टेबल पेज नंबर, यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी 1 लिखा हुआ है कि ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी। तो 151, जैसे ये 151 है मेरा, ये कौन सा पेज 152 है, दैट मीन्स कि दिस विल बी इन द दिस पेज। ये 1.52 कौन सा है, ये वाली वैल्यू जो है सिरेमिक टाइल को हमने कंसिडर किया हुआ है, राइट। 59 है ये जो वैल्यू है आपको 1.59, इसका वैल्यू वहाँ से लिया हुआ है। तो इस तरीके से हर एक मटेरियल का, ये कुछ रूफ पे हमने इंसुलेशन भी कंसिडर किया हुआ है, तो इंसुलेशन का भी थर्मल कंडक्टिविटी और थिकनेस हमें क्या लेना है वो इसमें सब दिया हुआ है। तो और फिर अंदर इनसाइड एयर फिल्म ये से कैसे निकालते हैं ये भी हमें देखना है, राइट। तो इस तरीके से यू वैल्यू हम निकाल सकते हैं हर एक मटेरियल का। ये यू वैल्यू रूफ का हुआ, इंसुलेशन, ये इंसुलेशन का भी, इंसुलेशन का वाला हर एक मटेरियल का हम निकाल सकते हैं। इंसुलेशन का कैसे निकालते हैं, और पार्टीशन वॉल जो होती है, पार्टीशन वॉल का भी जनरली होता है, जिन लोगों को पता नहीं वो पता चलेगा कि पार्टीशन वॉल का भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पे। पार्टीशन वॉल में भी जनरली ब्रिक वॉल होती है या ऐसी ब्लॉक होता है, तो उसमें एक साइड प्लास्टर होगा, दूसरी साइड प्लास्टर होगा, और हो सकता है जिप्सम प्लास्टर वगैरह हो। तो इन अंदर इनसाइड एयर फिल्म आएगी क्योंकि पार्टीशन वॉल का कर रहे हैं हम। तो इसके बाद हमें एयर फिल्म डिज़ाइन, मतलब ये सॉरी स्टील एयर का निकाल लिया, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। द सेम वे जैसे हमने इसका किया, तो इसका 0.145 आ गया, राइट। पार्टीशन वॉल का निकाल लिया, वॉल का निकाल लिया हमने, रूफ का निकाल लिया। अभी ये सब का हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा रूफ का यू वैल्यू आया कितना। रूफ का यू वैल्यू 0.0092 BTU पर आवर फीट स्क्वायर डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। उसके बाद फिर मेरा आया ये वॉल्स का जो रेड कलर में हाईलाइटेड है 0.151। तो ये वॉल का मेरा 0.151 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये राइट 0.151। इसके बाद ये सभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.151, राइट। तो फिर यहाँ पे ये ग्लास का यू वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हमने निकाल के, जो आपको बताया था। उसके बाद ये पार्टीशन वॉल का हमने निकाला हुआ है, पार्टीशन वॉल का भी यू वैल्यू निकाला अभी जस्ट हमने, हाउ इट कम्स आउट। अभी सीलिंग और फ्लोर का भी बता देता हूँ। ये सीलिंग और फ्लोर का रह गया है। सीलिंग और फ्लोर का मैं क्या, हमारे जो बीच की बिल्डिंग्स में जैसे 2 फ्लोर्स का है, तो बीच का जो रहता है पोर्शन, तो उसका यू वैल्यू भी, जैसे रूफ जो टेरेस जो एक्सपोज टू सन होती है उसका तो हमारा ये अलग मटेरियल है। मगर जैसे 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो रूफ आएगी या फ्लोर आएगी, तो उसमें क्या मटेरियल यूज़ करते हैं उसका भी अलग अलग, क्योंकि उसमें भी हीट ट्रांसफ़र रेट होता है। अगर मेरा ऊपर का फ्लोर एसी है और नीचे का नॉन एसी है, तो देयर में भी हीट ट्रांसफ़र रेट बिटवीन देम। तो हमें ये सब का ये निकालना रहता है। तो इसका हमने निकाला, और इसमें रूफ टाइल है। रूफ टाइल बोले तो अगर फ्लोर पे हूँ मैं तो वहाँ पे टाइल लगी रहेगी, और स्लैब उसका जो भी थिकनेस है कुछ 120 mm या जो भी, मतलब आपका जो रूफ़ है कितना थिकनेस का बनाया हुआ है वो आप ले सकते हैं आपके हिसाब से।
जस्ट मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो ये मटेरियल आ गया, ये उसका सोर्स हमने कहाँ से लिया है, कैरियर हैंडबुक, ECBC, ये सब आपको ECBC में से ली गई वैल्यूज़ है। तो आपको सब ECBC में मिल जाएगा। आप ECBC बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके 17 की, राइट। तो ये वाला रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर वैल्यू चेंज होती है तो ये वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये मीटर पर वॉट केल्विन में निकाला हुआ है। ये वैल्यू एक्चुअली कैरियर हैंडबुक में BTU में दी हुई है। तो हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे सब हमने वॉट में डाला हुआ है, तो हमें वॉट में ही चाहिए वैल्यू। देन फिर ये हमारा हो गया, ये सब वैल्यूज़ डाल दिया हमने। 0.532 ये हमारा इसका वैल्यू आया, पार्टीशन वो वाला, सॉरी फ्लोर का, ये हमने डाल दिया दोनों का, राइट। ये और हमारा ये सब हो गया। अभी यहाँ पे एक्चुअल में अभी आपको मैं बता देता हूँ कि ये हम क्यों निकालते हैं, ये हम क्यों निकालते हैं, और ये एरिया ये सब क्यों निकालते हैं। तो इसका एक्सरे बुक में आप देखोगे तो हीट ट्रांसफ़र रेट, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये वाली बुक जो होती है, यू विल सी, ये आपको ग्लास का, पहले आपको मैं वॉल का बता देता हूँ कि एरिया जो होता है टोटल स्क्वायर फीट में, इक्वेशन इसका कैसे हम BTU में उसका टोटल हीट कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। एरिया स्क्वायर फीट इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस इनटू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट U वैल्यू, जो हमने निकाला हुआ है U वैल्यू, और इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस भी हमने निकाला है वॉल का भी और रूफ का भी, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट इसका पूरा हीट ट्रांसफ़र रेट। जैसे यहाँ पे मैंने एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू U वैल्यू, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं आप, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जैसे मेरा एरिया कुछ आया हुआ है, मैं आपको ये निकालना बताऊँगा, अभी इसको ज़ीरो रहने दीजिए। उसके बाद ये ग्लास का भी अगर देखेंगे तो ग्लास में का भी दिया हुआ है द सेम वे। ये फार्मूला आपको याद रखना है U वैल्यू का। ठीक है, ड्राइवर टेम्परेचर आ गया। यहाँ पे भी ये जो है फैक्टर हीट गेन और इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टोटल हीट गेन आ जाएगा हमारा, राइट। तो इन दिस वे आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है U वैल्यू तक। इसके बाद ये यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद की चीज़ें हैं जो ये पीपल गेन, इंटरनल हीट गेन, जो बिल्डिंग के अंदर जो हीट जनरेट होने वाली है रूम के अंदर। तो रूम के अंदर जनरली क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों से हीट जनरेट होगी, तो वो है पीपल से के थ्रू इंटरनल हीट गेन होगा ये। तो ये वैल्यू कहाँ से मिली, ये कहाँ से लिया हमने, एक्चुअली दो होती है ये, पीपल लेटेंट और सेंसिबल दोनों हमें लिखना रहता है। एक्चुअली हमारी बॉडी से सेंसिबल और लेटेंट दोनों हीट निकलती है। तो ये एक्चुअली सेंसिबल हीट के लिए है और ये लेटेंट हीट के लिए है। तो आपको सेंसिबल और लेटेंट ये दोनों वैल्यूज़, अगर मेरा एप्लीकेशन अलग अलग है, जैसे मैं जिम के लिए कर रहा हूँ तो उसके लिए ये वैल्यूज़ अलग रहेंगी, ऑफिस के लिए करना है तो उसके लिए अलग रहेगी। तो मैं वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि ये वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी। इसे बुक में आप देख सकते हैं ये चीज़। ये रहेगा ये। तो ये रूम ड्राइवर टेम्परेचर, हमारा रूम का टेम्परेचर हमें देखना है कि कितना लिया हुआ है, उसके हिसाब से ये हमें देखना है कि हम ये सीटेड एट रेस्ट थिएटर है, स्कूल है, ऑफिस है, होटल है, क्या चीज़ है, जैसे बैंक है, रेस्टोरेंट है, डांस हॉल है, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग दिया हुआ है।
तो आपको देखना है कि ये सेंसिबल और लेटेंट 75 जैसे हमारा अभी तो 245 और 205 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये ऑफिस या ऑफिस होटल या कुछ भी ऐसा है, राइट। तो ये हमने अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये वैल्यू ली हुई है 25, ये 25, राइट। 245 एंड 20 सेंसिबल और लेटेंट। तो ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद लाइटिंग और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ़ पीपल और ये इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हमारा BTU में आ जाएगा टोटल हिट। उसके बाद लाइट का जो भी हम लेते हैं कि जनरली रूम में जो लाइट होती है वो कैसे लेते हैं, वो उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे टोटल लाइट जो है ये यहाँ पे एक्चुअली इनका ये ऑक्यूपेंसी पीपल जो है वो हमारा यहाँ पे डालते हैं एक्चुअली डायरेक्टली यहाँ पे ये लिंक्ड है यहाँ से ये। तो आप ऑक्यूपेंसी यहाँ पे जो भी डालेंगे, जैसे 10 लोग हैं इस रूम में तो 10 डाला तो ये यहाँ पे आ गया 10 इंटू 245, तो ये टोटल हीट गेन आ गया मेरा, हीट आ गया। उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग का जनरली 1 वॉट भी लेते हैं, कहीं कहीं 0.5। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन जो भी आप क्लाइंट से ये चीज़ें कंफर्म करना रहती है कि लाइटिंग, या आर्किटेक्ट लोग भी बता सकते हैं, या किसी बुक में आप एक स्टैंडर्डाइज आप ले सकते हैं 1 वाट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो जैसे अभी हमने 0.5 लिया हुआ है तो ये 0.5 है, तो ये 0.5 इंटू जो भी टोटल एरिया है मेरा, तो ये मेरा टोटल वॉट आ गया। इसको वॉट से मुझे जैसे BTU में कन्वर्ट करना रहेगा तो ये कन्वर्जन फैक्टर है 3.15। आप 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये BTU में वैल्यू आ जाएगी, राइट, 25। उसके बाद मेरा ये इक्विपमेंट लोड, हमारा इक्विपमेंट लोड जो होता है ये भी लिंक, ये सभी लिंक्ड है। आप देखेंगे तो ये वहाँ पे लिंक है। ये मेरा 0.5 ये वॉट्स में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इक्विपमेंट लोड जैसे हमारे रूम में कंप्यूटर है या प्रिंटर है, जो भी जैसे ऑफिस है तो वहाँ पे प्रिंटर भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। तो इनके थ्रू निकलने वाली हीट, क्योंकि मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, इनकी मशीन चलती है तो हीट डिसिपेशन, ये हीट निकालती है तो रूम में हीट सेंसिबल हीट ऐड होती है। तो दीज आर द सोर्स विच इंक्रीज द सेंसिबल लोड इन द रूम। तो ये चीज़ हमें समझना है कि इक्विपमेंट लोड क्या होता है और लाइटिंग लोड क्या होता है, राइट। तो सपोज़ मान लो कि यहाँ पे कुछ मेरा 200 वाट है, तो यहाँ पे 200 वाट हो गया मेरा, राइट, 200 वाट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वाट से अभी जस्ट बताया आपको, जैसे वाट में है तो ये कन्वर्ट करने के लिए 3.141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BTU में हो जाएगी वैल्यू, राइट। उसके बाद हमारा आता है अगला, ये रूम सेंसिबल हीट। ये कुछ हम ये टोटल अभी यहाँ पे हमने टोटल सेंसिबल हीट ले ली है जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर से आ रही है। एक तो इसमें क्या क्या आ रहा है, ग्लास के थ्रू हीट आ रही है, ग्लास के थ्रू, वॉल के थ्रू, और जो भी ऑक्यूपेंसी है रूफ़ के थ्रू और हमारा पीपल्स के थ्रू, राइट, और पार्टीशन वॉल, ये सब मैं आपको बताऊंगा एक हीट लोड करके तो आपको पूरा समझ में आएगा। पहले जस्ट वैल्यूज़ कैसे फिल आउट करते हैं वो हम सीखते हैं। तो ये टोटल हीट हमारी आ गई यहाँ पे सेंसिबल, रूम सेंसिबल, ये रूम की सेंसिबल हीट है, राइट। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है कि ये रूम का, अरे ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये मेरा, हाँ, अभी इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि थोड़ा सप्लाई हीट गेन डक्ट के थ्रू और डक्ट लीकेज, ये सब ये चीज़ें हमें ऐड करना रहती है एक्चुअली, थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से। सेफ्टी फैक्टर लिया हमने 7.5%, तो यहाँ पे मैं 7.5% इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7.5% आ जाएगी।
सेफ्टी फैक्ट ये डक्ट, ये हीट गेन फ्रॉम फैन और डक्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू ने ले लिया 7%, और सेफ्टी फैक्टर हमने 5% ले लिया इसके ऊपर, राइट। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे आता है फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर एक्चुअली फ्रेश एयर जो आउटसाइड फ्रेश एयर हमें कुछ सर्टन हर एक एप्लीकेशन के लिए दिया रहता है फ्रेश एयर का टेबल। जैसे यहाँ पे 10 लोग लिए हुए हमने, और मेरा टोटल एरिया जो 10 लोग यहाँ पे लिए हुए हैं हमने। आप यहाँ पे ऑक्यूपेंसी डालेंगे तो ये डायरेक्ट लिंक है, और ये एरिया भी लिंक है डायरेक्ट। तो अभी एप्लीकेशन के हिसाब से देखना है कि आपको ये स्टैंडर्ड भी बता देता हूँ मैं। 62.1 एशरे का जो स्टैंडर्ड होता है, ये आपको फ्रेश एयर के लिए ये वाला स्टैंडर्ड देखना है। सॉरी, ये 62.1 जो है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। ये हर एक ये आपको मिल जाएगा कि CFM पर पर्सन आपको क्या लेना है, और आपका एप्लीकेशन क्या है। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी है या करेक्शनल फैसिलिटी है, फूड एंड बेवरेज है। तो जैसे फूड एंड बेवरेज में रेस्टोरेंट डाइनिंग रूम्स के लिए 7.1 है, और ये 7.1 ये CFM पर पर्सन और CFM पर स्क्वायर फीट, राइट। CFM पर स्क्वायर फीट, ये दोनों का हमें कैसे लेना है ये बताता हूँ। जैसे अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझ लीजिए कि जैसे कोई एक रूम है, जैसे मेरा रेस्टोरेंट डाइनिंग रूम है, उसमें 7.5 CFM पर पर्सन हम लेंगे, और 0.18 जो है, जो 0.18 अभी पर स्क्वायर फीट हम लेंगे CFM, राइट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं गया, तो ये अभी मान के चल रहे हैं कि रेस्टोरेंट है, तो मैंने यहाँ पे 7.5 ले लिया, और यहाँ पे 0.18 ले लिया, राइट। तो ये टोटल जो मेरा ऑक्यूपेंसी है 10 इंटू 7.5 75 हो गया। अभी टोटल एरिया मेरा 73 है इंटू 1.18, तो ये टोटल मेरा फ्रेश एयर का CFM हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पे ये प्लस ये करना है, तो टोटल मेरा जो फ्रेश एयर CFM हो गया वो 88 CFM हो गया। तो ये 88 CFM हमें यहाँ पे डालना है फ्रेश एयर में। ये मेरा ये भी डायरेक्ट लिंक है, देखा ये एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पे डालना चाहिए। बट क्या है कि वहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है ताकि पता चले पर CFM पर पर्सन क्या CFM लिया हुआ है, पर स्क्वायर फीट क्या CFM लिया हुआ है। तो टोटल CFM को यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिंक कर दिया है, राइट, इस तरीके से। तो इन दिस वे हम ये फ्रेश एयर का, अभी फ्रेश एयर में एक्चुअली ये हमें देखना पड़ेगा कि ये फैक्टर्स कैसे हैं। ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, दिस वन, और ये आपको 0.1 ये बाईपास फैक्टर है। ये आप इशरे की बुक में देखेंगे तो ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा 0.18। तो ये टोटल आपको जो CFM है, एक्चुअली ये फार्मूला क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। CFM इंटू डेल्टा T जो होता है, डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस, या तो बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस इंटू बाईपास फैक्टर 1 माइनस ऐसा कुछ होता है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर इंटू 1.08 तो कुछ होता है, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। शायद ये फार्मूला बाईपास फैक्टर होता है, बाईपास फैक्टर। ये 0.2 कैसे आया ये आपको मैं बता देता हूँ। ये बाईपास फैक्टर जो होता है ये कैसे आता है, ये एक्चुअली होता है इक्वेशन, तो इससे हमारा हीट निकल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ ये, हाँ, ये मैं आपको इशरे बुक में बता देता हूँ, इसमें दिया हुआ है। ये एक्चुअली ये बाईपास फैक्टर हमें यहाँ से देखना रहता है। इसमें डेप्थ ऑफ कॉइल, ये विदाउट स्प्रे और विथ स्प्रे, ये फिन्स पर 8 फिन्स पर इंच और 14 फिन्स पर इंच, और ये कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है कॉइल्स पर।
तो ये हमारा कौन सा रो कॉइल का आने वाला है, ये रो के हिसाब से 0.08 से 0.18 ये यहाँ से हम ये ले सकते हैं। 0.08 से 0.008, जैसे 6 रो अभी हमने कंसिडर करें की हुई है, मान के चलो कि 6 रो आ रही है, तो 0.008 से 0.18, तो अभी हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है, हमारा जो यहाँ पे बाईपास फैक्टर लिया हुआ है 0.12 लिया हुआ है, राइट। एक्चुअली होता है ये बाईपास फैक्टर का पूरा, बाईपास फैक्टर भी हमें समझना है कि ये बाईपास फैक्टर क्या होता है। मैं आपको ये पूरा बाईपास फैक्टर पूरा बताऊंगा कि एक्चुअल में बाईपास फैक्टर क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, एक पूरा डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि जो बाईपास एयर होती है एक्चुअली एक एच यू से हमें पता चलेगा किसी कॉइल में कितनी एयर कॉइल के से होके जा रही है और कितनी एयर बाईपास होके जा रही है, राइट। तो अगर जिसको आता है वो अच्छा है, जिसको नहीं आता मैं आपको एक अलग से इसका एक बनाऊंगा, उसमें बाईपास फैक्टर का ही हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि बाईपास फैक्टर यहाँ पे 0.12 लिया हुआ है प्रेशर का, और 0.1 ये सेंसिबल के लिए है। 0.108 ये वैल्यू जो होती है ये सेंसिबल के लिए होती है। अभी इसमें ये बुक में मैंने इसका फ़ोटो नहीं लिया है, आई थिंक मैं आपको ये चीज़ बताना चाहिए मुझे। ये सारी चीज़ें बुक्स में हैं इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। वैसे मैं आपको ये चीज़ आपको इंटरनेट पे सर्च करके बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी कनेक्शन जो है वो सेंसिबल 8 फॉर्मूला फॉर्म 8 ये आपको ये वाला जो सी एफ ये दिख रहा है, ये डेल्टा टी, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक, हाईलाइट ये, राइट। तो ये एक्चुअली सेंसिबल के लिए है। अगर आप देखेंगे उसके लेटेंट हीट के लिए तो 0.08 हो 0.68 हो जाएगा। ये लेटेंट हीट के लिए 0.68 हो जाता है ये। तो यहाँ पे हम अभी सेंसिबल हीट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे लेटेंट हीट का जब निकालेंगे तो लेटेंट हीट में ये CFM 0.68 हो जाएगा। और ये सेंसिबल और लेटेंट हीट के लिए मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन की है, तो शायद देखिए मेरे पास है तो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये बैक कैलकुलेशन है, ये आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ 108 एंड वी नो दैट ये MCP डेल्टा टी जो होता है ये वॉल्यूम इनटू, तो पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है मैंने यहाँ पे 1.2 kg ये डेंसिटी और ये सब मल्टीप्लिकेशन। आपको थोड़ा सिर्फ अभी ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, इसका बाकी मैं पूरा बता दूँगा आपको। तो ये यहाँ पे कैसे CFM इंटू 60 इंटू 0.75, तो ये 1.08 की क्या कहानी है, ये कैसे आता है, इसका एक्चुअली 60 इंटू 0.72 ये क्या होता है 0.72, ये इसका और 60 का मल्टीप्लाई होता है। ये MCP डेल्टा टी का पूरा कैलकुलेशन है, आप समझ जाइए। यहाँ पे ये यहाँ पे जैसे डेंसिटी है 1.2 kg पर, मतलब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है, यहाँ पे BTU में कन्वर्ट किया तो 0.075 हो गया। और ये स्पेसिफिक हीट है जो MCP डेल्टा टी होता है, MCP डेल्टा टी इधर है, MCP डेल्टा टी ये। तो CP स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मास क्या होता है वॉल्यूम,
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ये ले लिया, वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, ये CFM क्यूबिक फीट पर मिनट। तो ये मिनट टू में अगर आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे BTU पर आवर में निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्यूबिक फीट पर मिनट से अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो ये 60 इंटू ये मेरा जो सॉरी ये क्या है, डेंसिटी का मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल कम्स 1.08 इंटू CFM और ये डेल्टा टी, राइट। तो ये इस तरीके से होता है। ये सेंसिबल हीट के लिए है। अगर मैं सेम वे लेटेंट हीट के लिए जाते हैं तो ये 0.68 जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 0.68 ये कैसे आया, तो उसका भी यही है कि मतलब ऐसे ही सेम MCP। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये MCP नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली एंथैल्पी है इनटू डेल्टा W। तो ये मास ऑफ एयर, थोड़ा सा ये मास कैपिटल M में नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लेटेंट हीट के लिए बात करें तो यहाँ पे लेटेंट हीट है ये। तो ये सेम वे आपको डेंसिटी इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है kg पर kg डिफरेंस, राइट। ये थोड़ा सा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छे से, कि अभी आपको जस्ट समझना है कि ये कैसे आया। ये इंटू तो 0.68 आ जाता है। अभी ये ग्रेन्स है 7, ये ग्रेन्स है, मतलब आपको मैं समझा ही देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि राइट। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मास ये HFG क्या होता है, ये लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होता है। ये आपको स्टीम टेबल में मिल जाएगा ये वैल्यू बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। उसके बाद इसको मैंने कन्वर्ट किया कैलोरी पर kg, और मैं BTU में, हमें BTU में चाहिए तो ये 1060 आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी मैंने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी kg पर kg मतलब में दिया हुआ है ना। और 1 kg पर kg ड्राई ऑफ मॉइस्चर, ये मेरा जो है ग्रेन्स है, ग्रेन्स, इसको ग्रेन्स में कन्वर्ट किया मैंने, ग्रेन्स पर पाउंड, मतलब ये kg पर kg को मैंने ग्रेन्स में कन्वर्ट किया, तो ये 2.2 पाउंड में आया, ग्रेन्स पर पाउंड। तो ये डिवाइड किया मैंने इससे, 1 kg इक्वल टू ये इतना ग्रेन्स होता है कुछ, और ये kg इंटू पाउंड में ये होगा, तो ये डिवाइड बाय ये करूँगा तो 7 ग्रेन्स पर पाउंड आया मेरा, राइट। 1 kg पर kg ड्राई ऑफ मॉइस्चर बराबर 7000 ग्रेन्स पर पाउंड होता है। जस्ट कन्वर्जन फैक्टर के लिए किया हुआ है। 1 kg इक्वल टू ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पे k पर kg, ये कैसे आया 1.7 BTU। और ये सेम इक्वेशन में हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया 0.68, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये CFM आया, CFM पर मिनट क्यूबिक CFM, और इसको क्यूबिक CFM को मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई, ये मेरा डेंसिटी मेरा यहाँ पे kg पर मीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम ये BTU में कर रहे हैं तो ये लिया, और ये यहाँ पे डेंसिटी जो है इसको मैंने पाउंड पर क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे ये मेरा जो एंथैल्पी जो लेटेंट हीट वेपोराइजेशन है, इसको मैंने kg पर किलो जूल पर kg से BTU पर पाउंड में कन्वर्ट किया, इनटू ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है मेरा, इसको मैंने kg पर kg से ग्रेन्स पर पाउंड में कन्वर्ट किया, तो इसको डिवाइड करूँगा 1/7000 से। तो ये टोटल आप करेंगे तीनों मल्टीप्लिकेशन, तो दिस विल कम्स 0.68 इंटू CFM इंटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, राइट। तो यहाँ पे ये ग्रेन्स, ये यहाँ पे ग्रेन्स डिफरेंस आएगा एक्चुअली लेटेंट हीट में। ये इसलिए किया हुआ है कि आपको ये हीट लोड में एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि लेटेंट हीट में ये सब चीज़ें आती कहाँ से। तो ये ग्रेन्स डिफरेंस हमने, जो मैंने आपको बताया था, ये ग्रेन्स डिफरेंस हम निकालते किस लिए हैं। ग्रेन डिफरेंस हमने क्यों निकाला है, ये ग्रेन्स डिफरेंस ये है 21, दिस इज़ टेम्परेचर
और ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस मेरा सेंसिबल हीट के लिए आएगा और लेटेंट हीट के लिए हम 21.5 लेंगे ग्रेन डिफरेंस, राइट। तो ये हमारा आया यहाँ पे, ये सेंसिबल का हो गया। अभी 0.68 ये ग्रेन डिफरेंस, ये CFM आया मेरा। ये जो आउटसाइड CFM है इसके उसमें लेटेंट हीट भी ऐड होगी। तो ये बाईपास फैक्टर विल रिमेन सेम 0.12 और 0.68। अभी ये सबका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आई विल गेट द वैल्यू 155। तो ये हुआ मेरा BTU में वैल्यूज हुआ, हीट हुआ। अभी हम इस टोटल हीट को, अभी जो मेरा आउटसाइड ये मेरा हुआ टोटल सेंसिबल लोड जो हुआ, टोटल इफेक्टिव रूम सेंसिबल। अभी इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट क्यों बोलते हैं और इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे पास HU की कॉइल होती है, जब आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ना पड़ेगा या ऐसा समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव रूम सेंसिबल, जब इफेक्टिव कब होता है, जब कॉइल होती है उससे पास होने के बाद जो इफेक्टिव एयर होती है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट, राइट। कितनी एयर इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट इफेक्टिव हुई, इफेक्टिव मतलब जो चिल्ड वाटर या जो भी रेफ्रिजरेंट कॉइल होती है उसके थ्रू, राइट। तो ये हुआ, मतलब ये फ्रेश एयर का हम हीट लोड इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो भी फ्रॉम पीपल, जैसे 7.5 ये जैसे ये 7.5 पर पर्सन मैंने CFM लिया और 0.1 to 18 पर स्क्वायर फीट CFM लिया। इस पर जो एशरे का 62.1 जो भी अभी 2016 का मैंने लिया हुआ है। तो ये हमें इतना फ्रेश एयर रूम में डालना रहता है, तो इस फ्रेश एयर के कारण मेरे रूम में लोड कितना बढ़ेगा, इसलिए हमें जो फ्रेश एयर में क्या होता है सेंसिबल लोड भी होता है। फ्रेश एयर के कारण रूम में सेंसिबल लोड भी बढ़ता है और लेटेंट लोड भी बढ़ता है। तो ये सेंसिबल लोड और लेटेंट लोड के लिए ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों स्टेप मतलब इक्वेशन हमें करना रहती है। तो ये राइट। और दूसरा लेटेंट, ये मैंने आपको बता दिया है, शायद ये आपको बता ही चुका हूँ मैं पीपल के थ्रू, है ना। ये लेटेंट गेन है ना। तो ये लेटेंट वाला जो लोड है यहाँ डालना रहता है, इसमें ये टोटल हुआ। अभी ये हुआ मेरा, ये यहाँ पे आउटडोर एयर, ये आउटसाइड एयर सेंसिबल। हाँ, तो ये भी वही है एक्चुअली, ये इफेक्टिव है और ये नॉन इफेक्टिव है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 1 - बाईपास फैक्टर है ना। अभी जितनी एयर हमारी इफेक्टिव थी 0.12 और यहाँ पे 0.88, 0.12 और ये करेंगे हम, पूरा 100 हो जाएगा ये, तो मतलब 1 हो गया। दैट मीन्स कि ये 100% जो एयर थी 12% एयर जो है वो इफेक्टिव हो गई और बाकी का एयर जो है नॉन इफेक्टिव। तो इसके कारण भी लोड बढ़ता है रूम में। अगर हम फ्रेश एयर डायरेक्ट डाल रहे हैं रूम में, जैसे 12% एयर में भी चली गई हमारी कॉइल के साथ और 80% जो एयर है वो नॉन इफेक्टिव है, राइट। तो इस फैक्टर वही लगेगा सेंसिबल के लिए और लेटेंट के लिए भी फैक्टर वही लगेगा। तो ये टोटल दोनों एयर जो है हमें यहाँ पे फ्रेश एयर के लिए निकालना है एक्चुअली। तो ये टोटल मेरा अगर देखा जाए तो ये मेरा टोटल हीट आ गया, टोटल हीट, दिस इज़ माय टोटल हीट, राइट। ये मेरा टोटल हीट आ गया। ये मेरा इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, इफेक्टिव रूम सेंसिबल, ये इफेक्टिव रूम सेंसिबल, ये रूम सेंसिबल हीट, ये रूम का टोटल हीट आया। इफेक्टिव रूम हमने बोला क्योंकि ये इफेक्टिव है, हमने कॉइल से इसको फ्लो किया। ये भी बताऊंगा मैं, ये आपको कैसे इफेक्टिव उसको क्यों बोलते हैं। तो ये इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट हुआ। ये हुआ मेरा इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट भी हमें लिखना है, राइट। इसके बाद इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट हो गया। उसके बाद ये टोटल हीट,
सब टोटल, ये टोटल हीट हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये प्लस ये, राइट। तो उसके बाद ये कुछ हमने यहाँ पे 5% का ये कुछ ह्यूमिडिफाइड राइस टेम्परेचर होता है, 5% का कुछ यहाँ पे हमने इसका सेफ्टी फैक्टर लिया हुआ है। और ये टोटल हीट, राइट, ये मेरा हुआ टोटल हीट। अभी आपको पता चलना चाहिए कि ये मेरा ये हीट ये हुआ, और ये हमने इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट लिया, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अभी इसका और इसका हो गया टोटल, इसका ये 5000 और 2300 इसका मल्टीप्लाई हो गया। अभी 7837 ये इसका टोटल हो गया, ये इसका 5% सेफ्टी ले लिया। तो टोटल हीट जो रूम में वो आई कितनी आई, 12482। तो हम इसको अभी यहाँ पे TR निकालेंगे, जो रेफ्रिजरेशन TR निकालना है हमें। तो ये हीट डिवाइडेड बाय 12,000 हम करेंगे तो यहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेशन TR आ जाएगा। तो ये रेफ्रिजरेशन TR कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता चला, क्योंकि 1 TR इक्वल टू 12। मेरा ये रेफ्रिजरेशन TR आ गया। उसके बाद हमें एक्चुअली ADP देखना है। ADP भी हमारा इम्पोर्टेंट रहता है कि ADP में जनरली क्या होता है कि जो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट और इफेक्टिव रूम टोटल हीट, इफेक्टिव रूम टोटल हीट बोले तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट का टोटल। तो ये इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट मैं आपको बता देता हूँ, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, इन दोनों का टोटल हीट। तो हमें इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट और इसका टोटल हमने ये इसका रेशो निकाला तो 0.71 आया इसका। तो अभी ये 0.71 जैसे अभी इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट ये 0.73, इसके सामने 52 आ रहा है। तो ये वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको, आप हिस्ट्री बुक में देखेंगे तो ये चीज़ दिखेगी आपको। हिस्ट्री बुक में आपको देखेंगे ये 75 वाला जो टेबल है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे मेरा जो रूम टेम्परेचर है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है और RH है मेरी 55। ये RH वाला कॉलम है, आप ऊपर देखेंगे ड्राइवर टेम्परेचर RH और वेट बल्ब टेम्परेचर और ग्रेन्स, राइट। तो हमारा यहाँ पे 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 55 RH है। तो उसके सामने अगर मेरा देखें तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट की पूरा का टेबल दिया हुआ है। तो ये वाला टेबल जो है मैंने यहीं पे डाल दिया है कि जो बुक है मेरी ये वाला जो टेबल है ये मैंने यहीं पे डाल दिया है इसका। ये टेबल आप देखेंगे, तो ये वैल्यू वही है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट की, और ये ADP उसके सामने। तो अभी हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 0.71 आ रहा है। तो हमारे पास 73 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम 0.73 के सामने जो वैल्यू रहेगी क्या है 52, तो ये हम 52 ले लेंगे। तो यहाँ ये कैलकुलेटेड ADP में हमें 52 लेना है, राइट। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर देखना है कि 75 डिग्री हमारा रूम का टेम्परेचर है। तो ये जो हमने टेबल देखी इसमें 75 की टेबल ही इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर ये इसमें दिया हुआ है और ADP की लाइन दिया हुआ है पूरा। तो इस तरीके से ADP निकाल लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आई थिंक कि ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। इसमें ये यहाँ पे भी मैंने ETD कैलकुलेशन किया हुआ है। अगर आपको डेली रेंज पता है और टेम्परेचर डिफरेंस, रूम टेम्परेचर कैसे निकालते हैं और करेक्शन फैक्टर ये कैसे आता है, ये मैंने आपको सब बता रखा है। आई थिंक ये सब डेली रेंज ETD वैल्यू, ये ETD कैलकुलेशन, ये 32, ये वॉल का वेट, ये उसका रूफ़ का वेट। तो ये वैल्यू 4 बजे की कंडीशन में देखेंगे हम तो मिल जाएगा मिश्रे की बुक में। 4 बजे की कंडीशन आपको मैं बता चुका हूँ वैसे तो, और फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 4 बजे की कंडीशन देखेंगे आप, 4 बजे की कंडीशन सन टाइम। तो ये आपको
मिल जाएगा यहाँ पे 100 पाउंड्स की वॉल के लिए। और ये रूफ़ के लिए अलग से दिया हुआ है। रूफ़ के लिए ये हुआ है। ये 4 बजे की कंडीशन देखेंगे 80 पाउंड की वॉल के लिए ये 32 दिया हुआ है। ये 32। उसके बाद अभी मैं आपको एक बार और रिव्यू करवा देता हूँ कि ये यहाँ पे ये हमने जो मैक्सिमम किया हुआ है ये समर के लिए किया हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर मानसून के लिए हम करेंगे तो ये वैल्यू, ये रेड वाला पोर्शन और ये टेम्परेचर, ये यहाँ पे हमें मानसून की कंडीशन जानना रहेगी। ये वैल्यू आपको पता है कि ये ग्लास का वैल्यू हमने कहाँ से डाला था। ये ग्लास का टेबल दिया हुआ है। ये हमें लेटीट्यूड के हिसाब से ये टेबल देखनी है कि जैसे 4 बजे की कंडीशन दी है तो यहाँ पे हमने अप्रैल मई जून का लिया हुआ था। अप्रैल से शायद ये वाला लिया हुआ था हमने 20 वाला या जुलाई मई का। तो अगर मेरा मानसून का निकलना हुआ है तो मैं भी मेरा मानसून हमारे कौन से महीने में आता है, जून वाले महीने में कहीं पे आ जाता है, कहीं पे जुलाई में आता है। तो ये वाली चीज़ें हमें या अगस्त में डालना है। अगस्त का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये डालना रहेगा मानसून के लिए ग्लास का। और वॉल का यू वैल्यू निकालना है मानसून का। तो हम वॉल में जाएंगे। वॉल का ये वॉल का वॉल का भी वो जो टेबल हमने बताया 4 बजे की कंडीशन ये डालती हमने। इस तरीके से आप वॉल का भी देख लेना। इसमें कंडीशन मैंने आपको बताया था वॉल का कहाँ डालते हैं, राइट। क्लियर नहीं होगा वो वॉल का एक्चुअली हमें करेक्शन फैक्टर निकालना रहेगा। जैसे 4 बजे का ये ले लिया और उसके बाद हमने टेम्परेचर डिफरेंस इक्विवेलेंट टेम्परेचर रेंज निकालना होगा। मानसून का मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं डेली रेंज में। ये डेली रेंज में मानसून की 4 बजे की कंडीशन ये ले लेंगे, करेक्शन फैक्टर ले लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पता कर सकते हैं ये कैसे आई ATD, राइट। तो आई थिंक कि अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है आपको। तो दोस्तों इसको देखना, अगर इंटरेस्ट है हीट प्रूफ सीखने में तो आई थिंक कि आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।